नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हॉल पे। मैं आशीष पांडे और आज हम डिस्कस करेंगे 8 अगस्त के कंप्लीट हिंदू को, द हिंदू न्यूज़पेपर को, और हम देखेंगे कि आज क्या 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 खबरें रही और उनका क्या क्या एनालिसिस है, वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से कैसे इंपॉर्टेंट है और नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में उनकी क्या अहमियत है। और दोस्तों, इसकी समरी आपको अगर डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस डिस्क्रिप्शन पे लिंक को क्लिक करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके न सिर्फ हिंदू बल्कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए स्टैटिक टॉपिक्स और करंट अफेयर्स की PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के द हिंदू एनालिसिस को। देखिए दोस्तों, सबसे पहली खबर हम बात करते हैं हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर। उन्होंने कहा है कि भैया जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी उन्होंने LOC पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया। देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल में तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं कि प्री 2014 इंकर्शंस होते थे उनका, और हम लोग प्लीडिंग मुद्रा में रहते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे तो वो चले जाते थे। लेकिन उसके बाद हालात चेंज हुए हैं। अब हम आँख में आँख मिला के कॉन्फिडेंटली उनको वापस ठेल रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। वो अगर हमारे कुछ टेरिटरीज में आ रहे हैं तो हम भी उनके टेरिटरी में उनके हिसाब से घुस जा रहे हैं, जो उनके हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके आगे हम जा रहे हैं। हम स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट्स है उन पे हम हमारी फोर्सेस बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से वो बैकफुट पे है। ये सारी बातें श्री एस जयशंकर जी ने कही हैं। उसके अलावा उन्होंने म्यांमार की भी बात की कि म्यांमार में भी टर्मोइल है इस समय, और उसका इफेक्ट आप मिजोरम और मणिपुर जैसे स्टेट्स में देख रहे हैं। जो वहाँ से रिफ्यूजी हैं वो आ रहे हैं, जिससे ये रिफ्यूजन क्राइसिस भी थोड़ी थोड़ी वहाँ पे हो रही है। तो इन तरह तरह के मुद्दों पे उन्होंने बात की, लेकिन जो मेन फोकस उनका रहा वो रहा कि LAC पे। और तो अब दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल में भी देखा होगा कि मैंने उसमें लिखा है कि अभी LAC पे क्या स्टेटस है और इंडिया और चाइना कहाँ स्टैंड है LAC पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि LAC का जो टोपोग्राफी है, LAC की जो टोपोग्राफी है वो इंडिया के फेवर में है। मतलब कि वहाँ जो हाइट्स हैं वहाँ इंडिया बैठा हुआ है। देखिए फॉर एग्जांपल, जब गलवान वैली की क्राइसिस हुई 2020 में और हमारे 20 सोल्जर्स मारे गए, तो उसके तुरंत बाद ही पैंगोंग त्सो लेक पे फिंगर एरिया 4 की जो हाइट्स थी उस पर हमारे आर्मी के मैन हैं, वो ITBP ने वो तुरंत कब्जा कर लिया। और दोस्तों, वो कब्जा करने से क्या हुआ कि जो चाइना है वो बैकफुट पे चला गया, और चाइना बैकफुट पे जाके बात करने को तैयार हो गया। दोस्तों, पैंगोंग त्सो के जो हाइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस मामले में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि देखिए पैंगोंग त्सो इस एरिया में कहीं पे है। पैंगोंग त्सो इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि दोस्तों वो हाइट से पूरी विजिबिलिटी चाइनीज फोर्सेस की वहाँ से अवेलेबल थी। वहाँ से हम देखने को हम देख सकते हैं कि चाइनीज़ अपने एरिया में क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें उन पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 पे हम बैठ के देख सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब इंडिया और चाइना में टॉक्स हुए तो चाइना ने कहा कि इंडिया को ये फिंगर 4 वाला एरिया खाली करना होगा, तो इंडिया उस पर एग्री की। लेकिन इंडिया दोस्तों, अभी जो डिफेंस सोर्सेज हैं, जो न्यूज़ में है कि इंडिया फिंगर 4 के बहुत ही नज़दीक है। ये अगर हाइट है तो इंडिया एकदम नीचे बैठी है। अगर ज़रा भी इंटेलिजेंस आया कि चाइनीज़ इस हाइट पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो विदिन मतलब आप समझ लीजिए आधे घंटे से भी कम समय में इंडिया इस हाइट पे होगी। और जब गलवान क्राइसिस हुआ था तो उस समय भी यही हुआ था। चाइनीज़ के लिए यहाँ पे पहुँचना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनका जो बेस है वो काफ़ी दूर है और इंडिया इस हिल के पास उनको आने नहीं देती। उस पर ऑब्जेक्शन होती है। हाँ, वो पेट्रोलिंग करके चले जाते हैं। लेकिन जब गलवान क्राइसिस हुई दोस्तों, तो चाइनीज़ फोर्सेस की एक टुकड़ी इस हिल पे आने की उसने कोशिश की, और जैसे ही वो हिल पे उसकी एक टुकड़ी आई, हमारे जो सोल्जर्स थे वो हिल पे ऑलरेडी पहुंच गए थे। दे आउट नंबर्ड चाइनीज़ फोर्सेस, मतलब वो हमारे जो सैनिक थे वो चाइनीज़ फोर्सेस से काफ़ी ज़्यादा थे और इन्हें यहाँ से लौटना पड़ा। और फिर हमारे फोर्सेस ने इस पर अपना बेस बना लिया, जो चाइना के लिए एक टेढ़ी खीर हो गई, क्योंकि यहाँ से लाइन ऑफ साइट में पूरी चाइनीज़ के जो बेसेस हैं वो सारे यहाँ के लाइन ऑफ साइट में थे। और इंडिया पीछे भी अगर हटा है यहाँ से, तो ऐसी पोजीशन पे है कि वो तुरंत का तुरंत इस चोटी पे फिर से अपना कब्जा कर सकता है विद इन
शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो मतलब कुल मिला के इंडिया इस समय पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 के आसपास है, जहाँ पे उसकी प्रेजेंस है, और चाइना से वो स्ट्रैटेजिकली काफ़ी फ़ायदे में है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, और भी जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है जैसे डॉलर बेग ओडी, चोसुल, डेमचौक, ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ भी इंडिया जो है वो स्ट्रैटेजिकली मतलब फ़ायदेमंद पोजीशन पे अब लोकेटेड है। इसीलिए चाइना इंडिया को बार बार बात करने के लिए कह रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अब हमारे जयशंकर जी कह रहे हैं कि 2014 से पहले हम लोग स्ट्रेटेजिकली तो यहाँ मजबूत थे, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू चाइना बहुत लो था, जिसकी वजह से चाइना इंकर्शंस करती थी और हमें यहाँ पहुँच के रिस्पॉन्ड करने में बहुत समय लगता था, और पॉलिटिकल विल थी वो बहुत कम थी, जिससे हमारे जो फोर्सेस हैं वो डीमोटिवेट होते थे और उनको इफेक्टिव एक्शन लेने से रोका जाता था। फिर डिप्लोमेटिक लेवल पे बातें चलती थी, तो ये कुछ दिन यहाँ महीने 2 महीने बैठते थे, पूरा जायज़ा लेते थे, फिर चले जाते थे। लेकिन अब जबकि गलवान के बाद इंडिया ने इनको इफेक्टिवली जवाब दिया, और ऐसा कहा जाता है कि इनके 45 से ज़्यादा जवान मारे गए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही गंभीर मामला हो गया, और चाइनीज़ अब इंडियन फोर्सेस को बहुत सीरियसली लेना चालू कर दी। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि चाइना ने ये बताया कि उनके 5 सोल्जर मारे गए हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, लगभग वहाँ 45 से 50 जवान उनके मारे गए थे, और वो सब जो हमारे इंडियन जवान थे वो उनको लेके गलवान नदी में कूद जा रहे थे, और वो ज़्यादा मात्रा में थे चाइनीज़। तो बहुत चाइनीज़ उसमें मारे गए थे, बहुत लोगों की बॉडी बह के इंडिया में आ गई थी। हमारे कुछ सोल्जर्स को उन्होंने बंदी बनाया था, तो वहाँ के भी जो मेजर थे उनको हमारे सोल्जर्स ने बंदी बना लिया था, जिनका बाद में आदान प्रदान होता। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, और चाइना में काफ़ी हैवी कैजुअलिटीज़ हुई थी। इसीलिए चाइना एक बार अब इंडिया पॉलिसी पे सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि क्या वो इंडिया से डायरेक्ट टू डायरेक्ट फाइट यहाँ कर सकता है कि नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, मैं अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से मजबूत हैं, आप ज़्यादा ताकतवर हैं, और दूसरा व्यक्ति को आप कम, ऐसा दुनिया कहती है कि आप उस दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा ताकतवर हैं, वो व्यक्ति आपसे कमज़ोर है, तो हमेशा आप उससे लड़ने से अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपको डर होगा कि कहीं लड़ाई में मैं हार ना जाऊं, मेरा नुकसान ना हो जाए, और ये जो मेरी ताकतवर वाली ये मेरा माहौल बना हुआ है ताकतवर वाला, वो ख़त्म ना हो जाए। तो इस समय चाइना की कुछ ऐसे ही स्थिति है। चलिए, तो ये तो बात हो गई इंडिया और चाइना के मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पोजीशन के बारे में। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या बात है। देखिए दोस्तों, ये गलवान होने के बाद से यहाँ इस एरिया में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हमारे सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया, और इसके अलावा हमारी जो इंडियन आर्मी है और आईटीबीपी, ये लोग बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेस इस एरिया में करते हैं। और दोस्तों न सिर्फ इतना, हमारे इंडियन आर्मी और आईटीबीपी को एलओसी पे भी लड़ने का काफ़ी अनुभव है, कारगिल में काफ़ी अनुभव है। इस तरह का अनुभव चाइना मिस करती है। चाइना को माउंटेन वॉरफेयर में लड़ने का कोई अनुभव नहीं है दोस्तों, और अनुभव में भी हमारा देश आगे होता है। तो आप देखिए, आप ये मान सकते हैं कि भाई चाइना, मैं भी ये मानता हूँ कि चाइना हमसे बहुत पावरफुल है इस मामले में, लेकिन यूक्रेन और रशिया वॉर ने ये प्रूव कर दिया कि नो वन इज़ पावरफुल एज फार एज पावर इज़ प्रूव्ड। देखिए, जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर शुरू किया था, तो सबको लगा था कि रशिया तो भाई कुछ ही मतलब 2-3 दिन में कीव पहुंच जाएगा। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, आज रशिया बैकफुट पे है, और यूक्रेन इन पे हमले किया जा रहा है। और रशिया की जो अब डिस्पेंसेशन है, वो कहीं ना कहीं ये सोचती है कि क्या उसने यूक्रेन में गलती कर दी, और रशिया उसका नुकसान अभी तक उठा रही है। तो रशिया और यूक्रेन के पावर में दोस्तों बहुत अंतर है। मान लीजिए रशिया का 10 के स्केल में रशिया को हम 9 रखते हैं, तो यूक्रेन को हम 1 रखेंगे। लेकिन इंडिया और चाइना में इस पावर का अंतर काफ़ी कम है। अगर चाइना को हम 10 के स्केल में 8 रखेंगे, तो दोस्तों इंडिया को हम 6 तो रखेंगे ही। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, ये वॉर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा, जिसमें किसी का फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए चाइना अब इंडिया को टेबल पर बैठा के बातचीत करना चाहती है, हालांकि उनके कथनी और करनी में काफ़ी अंतर होता है। तो दोस्तों बहुत सारे रूट्स इंडिया बना रही है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप कर रही है, जैसे कि
एक अल्टरनेटिव रोड बनाया जा रहा है डेस्पैंग वैली पे पहुंचने के लिए और दौलत बेग ओरडी पहुंचने के लिए। एक जो रूट था उससे अब बहुत सारे अल्टरनेटिव रूट्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि हमारी आर्म फोर्सेज यहाँ बहुत जल्दी मूव कर सके और ये ऑल वेदर रोड होंगे कि ये किसी भी मौसम में कैसे भी ये रोड अच्छे के अच्छे रहें। और दोस्तों इसके अलावा नूरबा वैली में एक एयरबेस भी बनाया जा रहा है जिससे कि हमारी जो एयर एक्टिविटी है इस एरिया में बहुत आराम से हो सके। उसके अलावा दोस्तों खारदुल लाग पास के पास जो है वो ये रोड के अपग्रेडेशन हो रहे हैं। और आपको जैसे मैंने बताया कि पेंगोंग सो लेक के पास ये खारदुल ला है दोस्तों, यहाँ पे रोड का अपग्रेडेशन हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि आप जो पेंगोंग सो लेक है वहाँ पे फिंगर फोर के पास इंडिया की काफ़ी प्रेजेंस है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में इंडिया वहाँ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले सकती है। तो दोस्तों इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इंडिया काफ़ी एडवांटेजियस पोजीशन में है। लेकिन हाँ, चाइना इज़ पावरफुल नेशन एंड हैज़ अ पावरफुल आर्मी, जिसको हल्के में लेना हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। तो शायद इसीलिए गवर्नमेंट मैसिव बिल्डअप रखी है कि किसी भी इवेंचुअलिटी से हम यहाँ लड़ने को तैयार होंगे। हाँ, एट द सेम टाइम वी आर नॉट इन ओवर कॉन्फिडेंस। हम लोग को कॉन्फिडेंट है कि हम चाइना को से लड़ लेंगे, उसे खदेड़ देंगे, बट वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। हमारी जो आर्मी है वो बहुत प्रैग्मेटिक है, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं है। और शायद इसी का नतीजा है कि चाइना भी हमें सीरियसली ले रही है और वो अब टॉक्स की बात कर रही है। इसीलिए हमारे बीच में 9-10 राउंड ऑफ लेवल ऑफ टॉक्स हो रहे हैं ताकि ये जो थॉ है इंडिया चाइना रिलेशन में वो आ जाए। और जो कॉमर्शियल रिलेशन हमारे आप देख ही रहे हैं दोस्तों, इंडिया ने अभी हाल ही में चाइना में असेंबल होने वाले लैपटॉप्स और जो टैबलेट्स हैं उन पे रेगुलेशन लगाया, कर्व लगाया। तो बहुत सारी न सिर्फ स्ट्रेटेजिकली मिलिट्रली बहुत सारा कॉमर्शियल डिसीजन भी ऐसा लिया जा रहा है जिससे चाइना को चोट पहुंच रही है। तो दोस्तों ये एक लेखा जोखा था इंडिया और चाइना की पोजीशन का। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, मणिपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑल वुमेन पैनल अपॉइंट किया है जिसकी सारी मेंबर वुमेन होंगी और वो देखेंगे कि रिलीफ के जो काम चल रहे हैं मणिपुर में वो कैसे चल रहे हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हमारे सरकार से खासा नाराज है मणिपुर को लेकर और उनका कहना है कि मणिपुर में सरकार ने काम अच्छा नहीं किया है। वहाँ के जो रिहेबिलिटेशन है, वहाँ के वायलेंस कंट्रोल करने के लिए सरकारें फेल रही हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक पैनल अपॉइंट किया है ये सारी प्रक्रिया देखने की कि वहाँ पे रिलीफ का काम कैसे चल रहा है और गवर्नमेंट वायलेंस रोकने के लिए क्या कर रही है। तो इस अब पैनल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 3 फॉर्मर हाईकोर्ट जजेस रहेंगी जिनकी हेड रहेंगी जस्टिस गीता मित्तल, वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थी। जो अदर मेंबर होंगे वो होंगे जस्टिस शालिनी पानसेकर और ये बॉम्बे हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज थी, और जस्टिस आशा मेनन ये दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज हैं। और इनको सुपरवाइज करने का पावर मिलेगा। अगर ये देखेंगे कि ये यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो वो इंटरवीन भी करेंगी और पूरे रिलीफ को अपने हिसाब से मॉनिटर करेंगी, रिहेबिलिटेट करवाएंगी। और उसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड है दोस्तों, रिहेबिलिटेशन, रेस्टोरेशन ऑफ होम स्टेट, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप, बेटर रिलीफ वर्क, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। और इसमें एक महाराष्ट्र कैडर IPS ऑफिसर दत्तात्रेय पाटसिलगरकर इनको भी अपॉइंट किया गया है, जिन्होंने NIA में सर्व किया है। और ये पूरा इन्वेस्टिगेशन देखेंगी कि ये पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है और क्या जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ के पनिश किया जा रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हम बता दें आपको कि लगभग 150 डेथ्स हो चुकी हैं मणिपुर वायलेंस में, और मई 3 से मई 5 के बीच में ही 59 डेथ्स हो गई थी। इतना ज़्यादा वायलेंस का स्केल था। और मई 27 से मई 29 के बीच में 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और जून 9 तक 13 और लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो इतना इस स्केल का वायलेंस वहाँ पे देखा गया है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ कैबिनेट जो है वो 32% ट्राइबल कोटा के लिए उसने मंजूरी दे दी है। और अब वहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ जो कोटा परसेंटेज है वो 58% हो जाएगा, जो कि अबव 50% है। जो इंदिरा सवानी केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर हो गया। तो थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक
ये एक डिसीजन लिया गया है वो मंडे को लिया गया अगस्त 7 को। और इसमें दोस्तों जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एडमिशन प्रोसेस के लिए जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है 58% रिजर्वेशन उसको रखा जाएगा और जो 50% वाला रोस्टर था उसको नहीं रखा जाएगा। और ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था मई 1 का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 58 मतलब 50% से ज़्यादा कोटा जॉब्स और प्रमोशन में रखा जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। और ये दोस्तों ये जो डिसीजन 1 मई को सुप्रीम कोर्ट में लिया उसने छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट है उसके डिसीजन को ओवर रूल किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो हाई कोर्ट थी उसने 58% वाली कोटा वाले डिसीजन को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है। तो देखते हैं आप दोस्तों इंदिरा साहनी वर्सेस अदर्स एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या केस था दोस्तों। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 27% कोटा ओबीसी के लोगों के लिए स्वीकार किया था, लेकिन जो 10% कोटा है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए उनको दोस्तों उसको तो वो स्ट्राइक डाउन कर दिया था। और एससी जो है वो कंबाइंड रिजर्वेशन एससी एसटी और ओबीसी का लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर भी इसमें आया था, जिसमें कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब्स में प्रमोशन नहीं मिलेगी और कुछ कैटेगरी ऑफ ओबीसी कैंडिडेट्स हैं जिनको नौकरियों में भी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो देखिए अब ये जो 50% का जो कोटा है वो बहुत सारे स्टेट्स ब्रीच कर चुके हैं। उन्होंने अपने अपने स्टेट में जो कोटा सिस्टम लगाया है वो 50% को ब्रीच कर दिए। वो कौन कौन से स्टेट है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 69% रिजर्वेशन देता है स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स और इंस्टीट्यूशंस में अपने लोकल्स को। और अभी आंध्र प्रदेश ने 100% एसटी को रिजर्वेशन देने की बात कही थी टीचर्स के शेड्यूल्ड एरिया में जो टीचर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट में, लेकिन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018 के हिसाब से 12 से 13% कोटा बेनिफिट दिया जाता है मराठा कम्युनिटी को, जो 50% मार्क को रीच करता है। तो दोस्तों ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था कि किस स्टेट की कितना कोटा सिस्टम कितना रिजर्वेशन है जो 50% को ब्रीच कर रही है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए दोस्तों माइनिंग पॉलिसी की हम बात करेंगे। अभी हाल ही में माइनिंग पॉलिसी में अमेंडमेंट किया गया था, तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या अमेंडमेंट है और ये कैसे इंडस्ट्री को फ़ायदा या नुकसान पहुँचाएगा। देखिए दोस्तों अगस्त 2 को पार्लियामेंट ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल को पास किया कि प्राइवेट सेक्टर आए और माइनिंग एक्सप्लोरेशन में उनको भागीदारी ले और डीप और क्रिटिकल माइंस जो हैं उनको इन पे वो रिसर्च करें और उसको खोजें। और दोस्तों देखिए जो 6 माइंस हैं जिसमें कि लिथियम है, 6 मिनरल्स हैं जिसमें कि लिथियम है, लिथियम जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में यूज़ होती है और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन में यूज़ होती है, उसको क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में लिस्ट किया गया है। और इसमें क्या है दोस्तों, ये जो 6 मिनरल्स हैं जिसमें लिथियम भी है, ये पहले एटॉमिक मिनरल्स में थे और ये सिर्फ गवर्नमेंट इनका खनन कर सकती थी, प्राइवेट एंटिटीज इसमें अलाउड नहीं थी, लेकिन अब इसमें प्राइवेट एंटिटीज भी अलाउड है। तो अब देखिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे देश जो है वो कितना इंपोर्ट करती है ये डीप सीटेड मिनरल जो है उनको। देखिए क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, हमारी कंट्री क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी जा रही है, तो ये क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं वो हमारे देश काफ़ी इंपोर्ट करती है, जैसे कि लिथियम जिसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं, और अदर्स में आते हैं कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सारी हमारे देश इंपोर्ट करती है टू फीड द नीड्स ऑफ आवर इलेक्ट्रॉनिक एंड ईवी इंडस्ट्री। तो इसको ये क्रूशियल कहाँ है दोस्तों, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में है, डिफेंस में है, एरोस्पेस में है, टेलीकम्युनिकेशन में है, तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो कुछ स्टैट्स देखते हैं दोस्तों कि देखिए चाइना सबसे ज़्यादा कोबाल्ट मिनरल ओन करती है कॉन्गो में, मतलब उसने 70% कोबाल्ट माइंस कॉन्गो में खरीद लिया है। और लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रिजर्व जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का वो कहाँ है दोस्तों, वो है चाइना में, और उसके बाद कहाँ है वियतनाम, ब्राज़ील और रशिया में। चाइना 65% वर्ल्ड का रेयर अर्थ मिनरल प्रोड्यूस करती है और इंडिया सिर्फ 6% का प्रोड्यूस करती है। कितना डिफरेंस है, 65 और 6। अब देखिए
प्रोड्यूस तो 6% करती है, लेकिन ग्लोबल आउटपुट में इंडिया का 1% है, तो और कम हो क्या चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइन इस जून में 30 मिनरल के लिस्ट के साथ आई थी, जो कि उसने बोला कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। लेकिन इसमें 30 में से मेजॉरिटी ऑफ मिनरल को इंडिया इम्पोर्ट करती है, और इंडिया इन मिनरल्स में से 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट किस किस कंट्री पे है, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूएस। और दोस्तों ये कौन कौन से मिनरल हैं, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, नोबियम, बेरिलियम और टाइटेनियम। तो इन सारे जो ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनको मिनरल्स हैं, इनको 100% इम्पोर्ट करती है हमारा देश। कहाँ से, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और यूएस से। और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट और डायमंड, ये भी इंडिया लार्जली इम्पोर्ट करती है। तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन क्यों हमारे लिए ज़रूरी है दोस्तों? देखिए, इंडिया का जो यूनिक टेक्टोनिक, जियोलॉजिकल और टेक्टोनिक सेटिंग है, वो बहुत सारे पोटेंशियल मिनरल रिसोर्स में हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक वायबल जो रिसोर्सेज हैं उनको पाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इसके इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत हाई है। तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट मिनरल डिस्कवरीज बहुत अभी तक नहीं हुए हैं कंट्री में। तो इसके लिए हमारे जो मिनरल डिस्कवरी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो सिर्फ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अदर PSU जो है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन, वो सब करते हैं। प्राइवेट सेक्टर का बहुत लिटिल पार्टिसिपेशन है। तो इसीलिए अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें और बहुत सारे मिनरल्स एक्सप्लोर हों। अब देखिए दोस्तों, इंडिया में एग्जिस्टिंग माइनिंग पॉलिसी कौन सी है? MMRDA एक्ट, जो कि अमेंड किया गया 2015, 2020, 2021 में। क्यों अमेंड किया गया है? फॉर इंकरेजिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन। और अब माइन और मिनरल बिल जो है वो कैसे इसको हेल्प करेगा दोस्तों? ये जो 6 प्रीवियसली एटॉमिक मिनरल्स थे उनको वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। अब एक न्यू टाइप ऑफ लाइसेंस के साथ आ रहा है, जहाँ से जो रिकॉग्निजेंस लेवल है, मतलब कि जिस लेवल पे पेमेंट चालू हो जाएगी, मतलब जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो एक्सप्लोरेशन कर रही हैं, उनका वो फ़ायदा लेना चालू कर देंगी। वो काफ़ी उसके लिए काफ़ी जो मेजर्स हैं उनको रिलैक्स किया गया है, ताकि वो प्राइवेट जो फर्म्स है इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और मैक्सिमम एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन क्या रखा गया है? 1000 स्क्वायर किलोमीटर और अंडर सिंगल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, जिसमें से 25% ये लोग ओरिजिनली अपने पास रख पाएंगे। अब दोस्तों प्रॉब्लम्स क्या हैं इसमें? देखिए दोस्तों, सक्सेसफुली जब डिस्कवर हो जाता है माइन और उसमें जब वो ऑप्शन होगा, ऑपरेटलाइज होगा, तभी इसमें जो है सरकार और प्राइवेट सेक्टर भागीदारी करेंगे और प्रॉफिट्स होंगे। लेकिन तब तक के लिए इन्वेस्टमेंट एक बड़ी चुनौती है। और जो बड़े अमाउंट है, ये जो बड़े पूंजीपति और ये जो कंपनीज़ हैं, वो तभी इन्वेस्ट करती हैं जब वो श्योर होती हैं कि हाँ हमें यहाँ मिनरल रिसोर्सेज मिल जाएंगे और उससे हमें फ़ायदा होगा। तो यही थोड़ी एक प्रॉब्लम है जो प्राइवेट सेक्टर के कंसर्न्स हैं, उसको अगर हमारी गवर्नमेंट एड्रेस करती है तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इस बिल के थ्रू बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम अगले खबर पे। देखिए दोस्तों, फिर से एक खबर आई है कि इराक में इंडियन मेड जो सिरप हैं वो कंटेमिनेटेड पाए गए हैं, और जो पदार्थों की मात्रा उसमें जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं पाई गई है, उससे ज़्यादा पाई गई है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट किया है। तो क्या है इसके बारे में दोस्तों? ये देखिए, एक कोल्ड आउट पैरासीटामोल और क्लोरोफिलाइरेनिन कॉम्बिनेशन का सिरप है ये, जो कॉमन कोल्ड और एलर्जी को ट्रीट करती है। और ये कौन मैन्युफैक्चर करता है? फोर्टिस इंडिया और डाइबी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। तो ये लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसको WHO ने सब स्टैंडर्ड और कंटेमिनेटेड माना है। और किससे कंटेमिनेटेड है ये लोग? डाइएथाइल ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल। तो जो मात्रा पाई गई है वो जो अलाउड मात्रा है उससे ज़्यादा है। तो इससे पहले दोस्तों आपने देखा था कि गैम्बिया में और उज़्बेकिस्तान में, श्रीलंका में भी जो इंडियन मेड सिरप थे उससे कुछ लोगों की मौत हो गई थी, जिससे बहुत कंसर्न रेज किया गया था। और हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो स्कैनर में आ गई थी पूरे दुनिया में, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय था। इसको गवर्नमेंट ने एड्रेस करने की बात कही है और इस पर मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी खबरें अगर दुनिया से आती हैं तो वो हमारे फार्मा इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर पे आते हैं कि हाँ, एक्सरसाइज मालाबार होना है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, अगस्त 11 से 21 के बीच में। और ये कहाँ पे होगा? सिडनी में होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में मालाबार एक्सरसाइज होगा। और इसमें कौन कौन भाग लेगा दोस्तों? इसमें US, जापान
ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये क्वाड वाली कंट्री सारी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और इसमें दोस्तों ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अब जो चाइना जो इंडो पैसिफिक में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही है, तो इस एक्सरसाइज से उसको एक झटका लगेगा मतलब कि हमारे देश ये चारों अब ये बताने की कोशिश करेंगे हम एक हैं, इंडो पैसिफिक में हम आपकी दादागिरी नहीं चलने देंगे। और ये दोस्तों इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में सी पावर कॉन्फ्रेंस भी होगा जिसमें इंडिया को इन्विटेशन मिला है, और इसके बाद ऑस इंडेक्स होगा जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल लेवल एक्सरसाइज होगी जिसमें इंडिया भाग लेगी। तो ये एक लेखा जोखा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो मालाबार एक्सरसाइज होने वाला है उसका। इसके अलावा और कौन कौन से इवेंट्स और एक्सरसाइज होंगे इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू एनालिसिस। कैसा लगा आपको? हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।